उन शवों को देखकर मेरे अंदर इतना तीव्र क्रोध जल रहा था कि मैं अपने निवास से बाहर निकल जाना चाहता था और जिस भी राक्षस पर मेरी नजर पड़ती उसे मार डालना चाहता था, लेकिन मैंने फिर से किसी तरह खुद पर नियंत्रण किया और अपना काम जारी रखा। सिल्वर टंग मंबामैन के पास मौजूद सभी चीजों को देखकर मैं देख सकता था कि उसने न केवल बहुत सारे मनुष्यों को मारा है, बल्कि अपनी ही जाति के लोगों को भी मारा है, और उसके भंडारण में इसका स्पष्ट प्रमाण मौजूद है। मुझे स्टोरेज में जो चीजें मिली वे इतनी कीमती हैं कि अब तक मैंने जितने भी स्टोरेज खोले हैं वे उनकी बराबरी नहीं कर पाए। सबसे कीमती है इसका ओरिजिन वाटर। इसके स्टोरेज में 50 लीटर से ज्यादा वायलेट ग्रेड ओरिजिन वाटर है। मैं इतना सारा ओरिजिन वाटर देखकर काफी हैरान रह गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे ढूंढना कितना मुश्किल है, खासकर वायलेट ग्रेड। लोगों को कुछ बूंदें ही मिलती हैं जबकि इसका एक पूरा बड़ा डिब्बा होता है। हालांकि यह 50 लीटर वायलेट ग्रेड ओरिजिन पानी मेरे पास मौजूद एक चौथाई बोतल वायलेट ग्रेड ओरिजिन पानी जितना कीमती नहीं है। यह अभी भी इतना कीमती है कि दूसरे इसके लिए जान दे देंगे। मूल के अलावा ग्रिम मॉन्स्टर का भंडार कीमती चीजों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे वह चीज नहीं मिल पाई जिसकी मुझे तलाश थी। विधियां ऐसे खजाने हैं जो बाहर नहीं मिल सकते। मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे ग्रिम मॉन्स्टर के भंडार में यह मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि नाइट स्टेज में विधि से अधिक अभ्यास नहीं किया जा सकता है, और यह सभी के लिए लागू होता है, चाहे वह ग्रिम मॉन्स्टर हो या नाइट स्टेज में मनुष्य। लेकिन राहेल ने दो विधियों का अभ्यास किया था, एक आक्रामक प्रकार जबकि दूसरी गति प्रकार। उसने दूसरी विधि का अभ्यास किया था। उसने कहा था कि उसकी विरासत उसे दो विधियों का अभ्यास आसानी से करने देती है, और यदि वह सीमा को तोड़ने में सक्षम हो गई तो वह तीसरी विधि का भी अभ्यास कर सकेगी। उसने और मैंने दोनों ने अपना संविधान बदल लिया था। अगर वह अपने संविधान के साथ दोनों विधियों का अभ्यास कर सकती है तो मैं भी ऐसा करने में सक्षम हो सकता हूं। इसका परीक्षण करने के लिए मुझे एक दूसरी रहस्यमय विधि की आवश्यकता होगी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास वह नहीं थी, और मैं राहेल के पास मौजूद विधियों का अभ्यास नहीं कर सकता था क्योंकि वे उसकी विरासत विधि है। केवल विरासत वाले लोग ही उनका अभ्यास कर पाएंगे। freewebnovel_com। सारा सामान छांटने में मुझे कुल 7 मिनट लगे, और सारे खजाने देखने के बावजूद भी मेरे अंदर जो क्रोध पनप रहा था वो कम नहीं हुआ। मैं बस उसे नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन अब मैं आजाद हो गया। वो हत्या की मंशा फिर से मेरे अंदर पहले से भी अधिक बल के साथ बनने लगी। मैं बस बाहर जाकर किसी राक्षस का वध करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं अपनी वर्तमान स्थिति में बाहर गया तो यह मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए मैंने अपने गुस्से में दूसरा सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया, और वह था मेडिसिनल मॉन्स्टर कोर का एक टुकड़ा खाना, जो कल मैंने खाया था उससे दोगुना है। कल का कोर पहले से ही सीमित था जो मैं खा सकता था, और यह उसके आकार का दोगुना है। इसे खाने के सिर्फ 10 सेकंड बाद ही मेरा शरीर लाल हो गया, 60 सेकंड बाद खून बहने लगा, और 3 मिनट बाद मेरे शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगा। मेरे अनुमान के अनुसार मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 मिनट और बचे हैं। 3 मिनट में ऊर्जा मेरे लचीले शरीर की क्षमता से बाहर हो जाएगी और मैं फट जाऊंगा। तो मेरे पास और 3 मिनट है। मैं जीवित रहूंगा या मरूंगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं कितनी जल्दी उस छोटे सांप को बुला पाता हूं। 2 मिनट और आधे मिनट बाद मेरी मृत्यु के समय से 30 सेकंड पहले छोटा सांप बाहर आया और उस औषधीय ऊर्जा को बेतहाशा पीना शुरू कर दिया, जिसने मेरी जीवन घड़ी को बढ़ा दिया था, और फिर उसने इतनी ऊर्जा खा ली कि मेरे शरीर में मौजूद शेष औषधीय ऊर्जा मेरे लिए खतरा नहीं रही। धप। मैं इतनी थकी हुई अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी कि मुझमें अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी मुझे लगा कि मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, और मैं ग्रिम राक्षसों का शिकार करने के लिए निवास से बाहर नहीं भागूंगी। मनुष्यों के शवों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मारने की यह इच्छा इतनी अधिक हो गई है कि मैं मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पा रहा था। अगर औषधीय राक्षस का मूल नहीं खाया होता तो मैं ग्रिम राक्षस का शिकार करने चला जाता, और यह मेरे लिए विनाशकारी होता। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने कमजोरी से कहा। जब मैंने अपने स्रोत की ओर देखा तो पाया कि हत्या के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल रिबन और भी गहरा और थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन रिबन की खूनी चमक अधिक संयमित और संयमित हो गई थी। मेरे हत्या नियम ने मेरी हत्या करने की इच्छा को बढ़ा दिया था। इसने मुझे अनजाने में प्रभावित किया था। अगर मैं हत्या करने की इच्छा में हार गया था तो रिबन पर खूनी चमक और भी उज्ज्वल और पागलपन से भर गई थी। नियम शक्ति वह सूत्र है जो संसार को बनाता है तथा हर चीज को प्रभावित करता है, जिसमें व्यक्ति की भावनाएं भी शामिल हैं, तथा हत्या नियम जैसा संवेदी नियम अत्यंत खतरनाक है। यह उन भावनाओं को तत्काल बढ़ा सकता है जिनसे ये संबंधित है।
इसीलिए मैं किसी को भी किलिंग रूल के बारे में नहीं बताता, बस इतना कहता हूं कि यह कोई और संवेदी नियम है। अपनी प्रकृति के कारण किलिंग रूल, वध रूल, रक्त रूल ने काफी बदनामी पैदा कर ली थी। कोई भी नियम शक्ति कभी भी बुरी नहीं होती। हत्या का नियम, वध का नियम अन्य सभी नियम शक्तियों की तरह है, लेकिन वे जिन भावनाओं को बढ़ाते हैं वे बहुत जल्दी पागलपन की ओर ले जाती हैं। यदि कोई इन भावनाओं को जल्दी से नियंत्रित और संयमित नहीं करता है तो वह आसानी से उनमें हार जाएगा। कुल्हाड़ी का वह ढेर जिससे मैंने अपने हत्या के नियम को समझा था, ऐसा ही मामला था। उसकी घृणा में हत्या की इच्छा ने उसकी भावना को दबा दिया था और वह एक हत्या मशीन बन गया था। मैं उस नियम को समझकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। यह एक दोधारी तलवार है, खास तौर पर ग्रिम बैटलफील्ड जैसे माहौल में। हत्या का नियम एक बारूद का ढेर बन गया था जो बिना सावधानी के संभाले जाने पर कभी भी फट सकता था। खैर, घटना बुरी थी, मुझे इससे कुछ लाभ हुआ था। मैंने रिबन को देखते हुए कहा, मेरे हत्या करने वाले रूल को थोड़ी पदोन्नति मिली थी। इसने प्रभावी रूप से मेरी ताकत को एक छोटे से अंतर से बढ़ा दिया था। जबकि किलिंग रूल प्रगति कर रहा है, सनफायर रूल अभी भी मिड स्टेज की सीमा पर अटका हुआ है। सच कहूं तो मैंने और एशली दोनों ने सनफायर रूल के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। ये जानकारी इतनी पर्याप्त है कि एक बार जब ये समझ में बदल जाती है तो यह अपनी प्रगति में किलिंग रूल को पीछे छोड़ देगी। लेकिन समस्या यह है कि न तो मुझे और न ही एशलिन को इस सारी अंतर्दृष्टि को समझ में बदलने का मौका मिला, अन्यथा सनफायर नियम हत्या नियम से पीछे नहीं रहता। मैंने अपनी आंखें खोली और बैठ गया। कुछ ही मिनटों में मैं औषधीय ऊर्जा से लगी गंभीर चोट से लगभग ठीक हो गया हूं। बस 10 मिनट और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। 10 मिनट में चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं, लेकिन मैं अभी भी खून से लथपथ हूं और मैं नहाने जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं गया। नहाने और सोने से पहले मुझे एक और काम करना है। मुझे अपने मैना भंडार को पुनः भरना होगा तथा कुछ डार्क ग्रे ऊर्जा को भी परिष्कृत करना होगा, क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टर पर आक्रमण करते समय मैंने अपनी एक पंखुड़ी भर डार्क ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। इसलिए मैंने समय बर्बाद नहीं किया और रूनिक लिली के आधार के नीचे जमा हुई ग्रे ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद मैंने ग्रे ऊर्जा को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया और अपने मैना स्टोरेज को भी भर दिया, जो दिन के दौरान थोड़ा खाली हो गया था। मैंने अपनी आंखें खोली और उठकर शॉवर की ओर चला गया। जब मैं 15 मिनट बाद वापस लौटा, अभ्यास कक्ष एक आरामदायक शयन कक्ष में बदल चुका था। मैं बिस्तर पर लेटने के 1 सेकंड के भीतर ही सो गया और जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने पाया कि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं बहुत देर से सोया था और जल्दी उठने और पूरे दिन नींद महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। जागने के बाद मैंने खुद को तरोताजा किया और अपने तथा एशलिन के लिए ताज़ा भोजन बनाया, जिसे हमने पूरे आनंद के साथ खाया और फिर घर से बाहर निकल गए। आज और कल की योजना सरल है। मैं मरियाना पहाड़ी के बाहरी इलाके में घूमूंगा और देखूंगा कि ग्रिम मॉन्स्टर कितने शक्तिशाली हैं। यह मेरे 2 दिनों के अध्ययन पर निर्भर करेगा कि मैं मरियाना पहाड़ी में प्रवेश करूंगा या नहीं। अगर यह बहुत खतरनाक है तो मैं बाहरी इलाके में रहूंगा। बेवकूफ की तरह मरने की बजाय सतर्क रहने में कोई शर्म नहीं है। इस विचार के साथ मैं घने पेड़ों से बाहर निकल गया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। आज मैं उड़ नहीं पाया, कल मैं उड़ गया क्योंकि अंधेरा था और मुझे यहाँ ग्रिम राक्षसों की शक्ति के बारे में उचित विचार नहीं है। लेकिन कुछ मिनटों की सीमा में 2 8 सितारा अभिजात वर्ग का सामना करने के बाद मैंने पाया कि जमीन पर चलना हवा की तुलना में अधिक सुरक्षित है। निवास छोड़ने के ठीक 5 मिनट बाद मैं ग्रिम राक्षस की टीम के सामने आ गया। एशलिन, जितना हो सके उतना शांत रहो। मैंने एशलिन से ग्रिम मॉन्स्टर्स की टीम को मारने के लिए कहा। मैं आमतौर पर किसी भी ग्रिम मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ता जब तक कि मैं जल्दी में न हो। इसलिए जब मैंने ग्रिम मॉन्स्टर के समूह को देखा तो मैंने एशलिन से उन्हें मारने के लिए कहा। चबा चबा। एशलिन हल्के से चहकी और उड़ गई और कुछ ही मिनटों में वापस आ गई। उसने ग्रिम राक्षसों की एक टीम को मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाया, जिसमें कुछ 6 सितारा चांदी के अभिजात वर्ग थे। ग्रिम राक्षस के मरने की हल्की सी भी आवाज नहीं आई। यदि मैंने उसे ग्रिम राक्षसों को मारते हुए नहीं देखा होता तो मुझे लगता कि यह कोई लड़ाई नहीं थी। जब मैं ग्रिम राक्षसों के समूह की ओर चला तो मैंने देखा कि 15 ग्रिम राक्षस जमीन पर मृत पड़े थे। उनके सिर पर छोटे छोटे जलने के निशान के अलावा कोई चोट नहीं थी। यहाँ तक कि मस्तिष्क द्रव, जो आमतौर पर कान और नाक से निकलता था, वाष्पीकृत हो गया था। उसकी सफाई पूरी तरह से साफ थी। मैं ग्रिम राक्षसों को रूनिक डिस्क में संग्रहित करता हूँ और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ता हूँ।
मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, और मैं लगातार उन ग्रिम राक्षसों पर ध्यान दे रहा हूँ जिन्हें मैंने महसूस किया है, और उनकी शक्ति के स्तर पर भी ध्यान दे रहा हूँ। जब मैं कल कोई निर्णय लूंगा तो ये सभी बातें मेरे लिए बहुत सहायक होंगी। समय बीतता गया और 2 घंटे बीत गए, और इन 2 घंटों में एशलिन ने लगभग 200 राक्षसों को मार डाला था, जिनमें से प्रत्येक के पास कम से कम 4 सितारा अभिजात वर्ग की शक्ति थी। केवल एक चीज जो मैंने की वह थी ग्रिम राक्षस के शरीर को इकट्ठा करना। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि कोई उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं है। एकमात्र 8 सितारा अभिजात वर्ग जो मुझे मिला था वह कल मिले 2 8 सितारा अभिजात वर्ग से कमजोर था, इसलिए मैंने एशलिन को उसे मारने दिया। उसने उस 8 सितारा अभिजात वर्ग को 1 मिनट के भीतर मार डाला था, जैसा कि हमने अब तक देखे गए अधिकांश ग्रिम राक्षसों को मारा है। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना तेज हो सकता हूँ जब तक कि मैं अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग न करूँ। आधा घंटा और बीत गया और मैं अपने नक्शे के रास्ते पर चल रहा था। तभी अचानक मैंने कुछ दिलचस्प चीज देखी और रुक गया। दिलचस्प, जब मैंने 4 ग्रिम राक्षसों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि ग्रिम राक्षस शायद ही कभी एक दूसरे से लड़ते हैं, खासकर अलग अलग जनजातियों के राक्षस। वे एक दूसरे से दूर रहते हैं और शायद ही कभी आपस में बात करते हैं। ये ग्रिम राक्षस घाटी में एक बहुत ही निर्जन स्थान पर लड़ रहे हैं। यदि मैंने अपनी इंद्रियों का विस्तार न किया होता तो मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि यह स्थान उस स्थान से भी अधिक निर्जन है जहां मैंने अपना निवास बनाया था। उत्सुकता महसूस करते हुए मैं चुपके से ग्रिम राक्षसों के करीब चला गया और खुद को मोटी मारक ऊर्जा से ढक लिया। जैसे जैसे मैं उनके करीब पहुंचा, मैं उनके आसपास के माहौल को करीब से देखने में सक्षम हो गया और देखने पर और भी उत्सुक महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है और उसमें से एक छोटा सा पत्थर का डिब्बा निकाला है। मैं देख सकता था कि उस बड़े गड्ढे के अलावा एक छोटा सा काला डिब्बा भी है, जिस पर अभी भी गंदगी के निशान देखे जा सकते थे। वह काला मामला ही वह चीज होगी जिसके लिए वे लड़ रहे हैं, और जिस उग्रता से वे लड़ रहे हैं उसे देखते हुए मामले के अंदर की चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं उनके करीब चला गया और जल्द ही इतना करीब पहुंच गया कि मैं उनकी लड़ाई की आवाज साफ सुन सकता था। एकमात्र अफसोस यह है कि मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बात कर रहे थे, क्योंकि वे ग्रिम भाषा में बात कर रहे थे। फिर भी मेरे दिल में दिलचस्पी पैदा हुई है और मैं वह चीज चाहता हूं जिसके लिए वे लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे इन ग्रिम मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोई जल्दी नहीं है। मैं उन्हें उनके बीच लड़ने देता हूं और जो भी जीतता है उससे लड़ता हूं। ये सोचते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया और उसकी शाखा पर अपने लिए एक आरामदायक स्थान ढूंढ लिया। चारों ग्रिम राक्षस 8 सितारा अभिजात वर्ग के हैं और शक्तिशाली भी हैं। उन्हें लड़ाई खत्म करने में काफी समय लगेगा, इसलिए मैं आराम से बैठकर देख सकता हूँ। मुझे जल्द ही एक अच्छी शाखा मिल गई और मैं उस पर आराम से बैठ गया और ग्रिम मॉन्स्टर्स की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि मैंने एशलिन से क्षेत्र की रक्षा करने और किसी भी राक्षस को मारने के लिए कहा जो बहुत करीब आ गया था। मैं ऐसा कोई व्यवधान नहीं चाहता था जो ग्रिम राक्षसों को उनकी लड़ाई से विचलित कर सके। चबा चबा उड़ने से पहले वह धीरे से चहक उठी। ये छोटी चिड़िया सिर्फ 2 चीजों को लेकर उत्साहित थी, एक खाने को लेकर और दूसरी मारने को लेकर। जब भी मैं किसी को मारने के लिए कहता तो वह बहुत उत्साहित हो जाती। कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है कि क्या उसके अंदर का हत्या का नियम उसे प्रभावित करने लगा था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि खाने की तरह उसे मारना भी पसंद था, यह उसके स्वभाव में था। एशलिन ने मारना शुरू कर दिया और मैं लड़ाई देखता रहा। इस तरह आधे घंटे बीत चुके थे जब अचानक लड़ाई में एक और मोड़ आया। 2 ग्रिम राक्षसों ने लड़ाई के बीच एक दूसरे से कुछ कहा और एक साथ लड़ना शुरू कर दिया। यह मोड़ काफी अचानक था, लेकिन मेरे लिए सुखद था क्योंकि इस तरह से लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। अन्य 2 ग्रिम मॉन्स्टर्स ने ये देखकर हाथ मिलाया, लेकिन ये स्पष्ट है कि अन्य 2 के समान स्तर होने के बावजूद वे नुकसान में हैं। ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि पहले हाथ मिलाने वाले 2 ग्रिम मॉन्स्टर्स एक दूसरे से कुछ हद तक परिचित हैं और उनके बीच कुछ हद तक भरोसा है, जबकि अन्य 2 ग्रिम मॉन्स्टर्स ने हताशा में हाथ मिलाया है। उनमें एक दूसरे के प्रति कोई विश्वास नहीं है और वे एक दूसरे के प्रति सतर्क भी हैं, जिसके कारण वे अन्य 2 के मुकाबले बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में आ गए हैं, जो उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। ग्रिम मॉन्स्टर्स के शरीर पर अधिक से अधिक चोटें जमा होती जा रही थीं, लेकिन वे सभी हल्की चोटें थीं। सभी एक ही स्तर पर होने के कारण वे आसानी से एक दूसरे को संभाल सकते थे, भले ही 2 एक ही समय में उन पर हमला कर रहे हों।
अन्य दो ग्रिम राक्षस भी यह जानते थे, लेकिन उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अन्य राक्षस भी उनकी ही तरह शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को धीरे धीरे मारने से पहले उसे थका देना था। ये सब आधे घंटे तक चलता रहा। अंततः दोनों ग्रिम राक्षसों को मौका मिला और उन्होंने एक ग्रिम राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर अन्य ग्रिम राक्षस तुरंत भागने लगे। बेवकूफ! मैं उस भागते हुए ग्रिम राक्षस को कोसने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि जिस जनजाति से यह राक्षस आया था उसे देखकर इस ग्रिम राक्षस के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उस बुद्धिहीन मूर्ख ने लालच में अपना दिमाग खो दिया। वह भागते समय केस उठाना चाहता था और जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने अन्य दो ग्रिम राक्षसों को उसे मारने का एक सही मौका दिया। उसकी हत्या इतनी मजेदार थी कि उसे मारने के बाद दूसरे ग्रिम राक्षस ने तेजी से उसका भंडारण निकाला और उसे केस के बगल में स्थित गड्ढे में फेंक दिया। दोनों ग्रिम राक्षस एक दूसरे को सावधानी से देख रहे थे और मुझे लगा कि वे एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह है कि वे कुछ मिनटों तक बिना किसी आक्रामकता के बात करते रहे, जैसे कि वे किसी बात पर बातचीत कर रहे हों। फिर दोनों ने एक साथ अपने हाथ काट लिए। वे हाथ मिलाने के अंदाज में एक साथ जुड़ गए। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाए, उनके हाथों के इर्द गिर्द गहरे काले रंग के रंग दिखाई देने लगे। ऐसा दृश्य देखकर मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। यदि मैं सही हूं तो ये ग्रिम मॉन्स्टर एक अंधकार में शपथ ले रहे हैं। यह एक बहुत ही कठोर शपथ है, और यदि कोई इसे लेता है तो उसे इसका पालन करना ही होगा, क्योंकि इसे तोड़ने के परिणाम मृत्यु से भी बदतर हैं। मैंने पढ़ा है कि ग्रिम मॉन्स्टर्स डार्क ओथ के खिलाफ जाने की बजाय मौत को प्राथमिकता देंगे। ग्रिम मॉन्स्टर्स डार्क ओथ को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि उनका शपथ लेना मुझे बहुत उत्साहित करता है। ये स्पष्ट है कि वे उस मामले के कारण अंधकार में शपथ ले रहे हैं और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, और मैं इसे प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एशलिन, ये केस ले लो, मैंने कहा जैसे ही मैं पेड़ से उड़कर नीचे आया। वह जो ग्रिम मॉन्स्टर्स के काफी करीब थी, अपना आकार थोड़ा बढ़ाते हुए उनकी ओर उड़ी। चबा चबा। एशलिन ने चुपचाप केस उठाया और उपहासपूर्ण स्वर में जोर से चहकी। ये देखकर ग्रिम मॉन्स्टर ने तुरंत अपने हाथ अलग कर लिए और एशलिन को ऐसे देखा जैसे वे उसे जिंदा खा जाना चाहते हों। दुखी पक्षी, यह मामला छोड़ो। दोनों ग्रिम मॉन्स्टर्स ने पूरी ताकत से चिल्लाया और एशलिन की ओर झपटे, लेकिन वह बहुत तेज थी। फिर भी उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली ताकि वे बीच बीच में उनका मजाक उड़ाते हुए उसका पीछा कर सकें। उसके व्यवहार को देखकर दोनों ग्रिम राक्षस क्रोधित हो गए। उनकी दोनों आंखें लाल हो गईं और यदि वे उस पर विष उगल सकते तो हालांकि उन्होंने विष नहीं उगला। उन्होंने बिना कुछ रोके उस पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से एशलिन ने आसानी से सभी हमलों से बच निकला। उन्होंने उस पर हमला भी किया, लेकिन एशलिन ने आसानी से उसे भी टाल दिया, जिससे ग्रिम मॉन्स्टर्स दांत पीसते रहे और उसका पीछा करते रहे। धब। अंततः एशलिन मेरे पास पहुंची और मेरे हाथ से काला केस छुड़ाकर मेरे कंधे पर बैठ गई। साथ ही वह दोनों ग्रिम राक्षसों का मजाक उड़ाना नहीं भूली। सज्जनों, क्या आप मुझे इस मामले के बारे में और अधिक बता सकते हैं? मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक हूं, मैंने विनम्र स्वर में पूछा। मेरी आवाज सुनकर दोनों ग्रिम राक्षस क्षण भर के लिए रुक गए, इससे पहले कि उनकी आंखों में अत्यधिक क्रोध दिखाई देता, लेकिन पहले के विपरीत वे कार्रवाई में फट पड़े, लेकिन अपनी क्रोधित लाल आंखों से मुझे देखने लगे। दोनों ग्रिम मॉन्स्टर अलग अलग जनजातियों से हैं, लेकिन वे एक ही उपनस्लीय श्रेणी से संबंधित हैं। एक एक्वा बेयरमैन जनजाति से है, जबकि दूसरा थंडर बेयरमैन जनजाति से है। एक्वा बेयरमैन 4.5 मीटर लंबा है और इसका शरीर हल्के नीले रंग का है। ये काफी मांसल दिखता है। संभवतः इसे अपने हाथों में 4 धातु से बने लंबे गहरे नीले रंग के नुकीले वारहैमर को चलाने के लिए बनाया गया था। वह वारहैमर बड़ा और भारी लग रहा था। उसका वजन ही सामान्य मनुष्य को कुचल सकता था। उस पर उन तीखे दिखने वाले स्पाइक्स का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थंडर बेयरमैन के लिए इसका शरीर गहरे बैंगनी रंग का था, जिसमें थंडर की हल्की चिंगारी चमकती हुई देखी जा सकती थी। इसने 2 मीटर लंबी तलवार पकड़ी हुई थी, जिसका इस्तेमाल ग्रिम राक्षस करते थे। यह शायद डरावना न लगे, लेकिन यह है, मैंने देखा है कि यह कितनी आसानी से उस दूसरे ग्रिम राक्षस की गर्दन को आसानी से काटने में सक्षम था। ये दोनों ग्रिम राक्षस बहुत क्रोधित दिख रहे थे, मानो वे मुझे जीवित ही खा जाना चाहते हों, और यदि मैं उनसे हार गया तो वे ऐसा कर भी सकते थे। मानव, हमें केस दे दो और हम तुम्हें तुरंत मौत देंगे, एक्वा बेयरमैन ने केस को गौर से देखते हुए कहा। मैं अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका,
इन ग्रिम राक्षसों की रगों में अहंकार दबा हुआ था। मनुष्यों के सामने वे हमेशा ताकत की परवाह किए बिना घमंडी व्यवहार करते थे। उनका आत्मविश्वास कम करने का एकमात्र तरीका उन्हें तब तक पीटना है जब तक वे मर न जाएं। सज्जनों, आपने मुझे गलत समझा है। यह मामला पहले से ही मेरा है। मैं सिर्फ आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे इसके बारे में बताएंगे? मैंने फिर से विनम्र मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार ग्रिम राक्षस इतने क्रोधित हो गए कि उनके चारों ओर का तत्व अस्थिर होने लगा। मैं हल्की चटकने की आवाज सुन सकता था जब दो ग्रिम राक्षसों के चारों ओर अनियंत्रित पानी और गड़गड़ाहट की ऊर्जा एक दूसरे के संपर्क में आती थी। तो आप हमें केस देने की योजना नहीं बना रहे हैं? ग्रिम राक्षस ने पूछा। मैं सचमुच उसके दांतों की खड़खड़ाहट सुन सकता था जब वह सवाल पूछ रहा था। ये दोनों ग्रिम राक्षस काफी चतुर हैं, और अगर उनकी जगह कोई और ग्रिम राक्षस होता तो वे बिना ज्यादा सोचे समझे हमला कर देते। खैर, मैं उनके ऐसा करने का कारण समझ सकता था। एशलिन के साथ अपने अनुभव के आधार पर वे जानते हैं कि मैं एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, इसलिए वे बल का प्रयोग किए बिना मामले को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वे किसी भी कारण से मामले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मामला मिलने के बाद वे क्या करेंगे इसके बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्षमा करें सज्जनों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह केस मेरा है, मैंने कहा, और अगले ही क्षण बक्सा मेरे हाथों से गायब हो गया। हरामी! दोनों ग्रिम मॉन्स्टर्स ने एक साथ चिल्लाते हुए देखा कि केस मेरे हाथों से गायब हो गया है और वे अपनी पूरी ताकत से मुझ पर टूट पड़े। मैं उन्हें अपनी ओर आते देखकर उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। इस बार मैं एक नहीं बल्कि 2 8 सितारा सिल्वर एलिट से लड़ूंगा, और ये दोनों मजबूत 8 सितारा सिल्वर एलिट हैं। अगर मैं उन्हें मारना चाहता हूं तो मुझे अपना सब कुछ देना होगा, क्योंकि मैं एक नहीं बल्कि 2 शक्तिशाली ग्रिम राक्षसों का सामना करूंगा। बैंग बैंग! घूमता हुआ कवच तुरंत मेरे शरीर पर प्रकट हुआ और मैंने उसे सक्रिय कर दिया। जैसे ही मैं उनकी ओर बढ़ा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने अपना मिनी विस्फोट पुनः सक्रिय कर दिया और अपनी तलवार को सीधे एक्वा बेयरमैन की गर्दन पर घुमाया। दोनों ग्रिम मॉन्स्टर्स मेरी सक्रियता से चौंक गए, लेकिन अनुभवी योद्धा होने के नाते उन्होंने प्रतिक्रिया देने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। झनकार! मेरी तलवार थंडर बेयरमैन की तलवार से तब टकराई जब वह एक्वा बेयरमैन की गर्दन से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। अगर मैं अकेले एक्वा बेयरमैन से लड़ रहा होता तो अब तक उसका सिर हवा में उड़ चुका होता। एक्वा बेयरमैन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ग्रिम रेस के बेयरमैन उप जनजाति से है। बेयरमैन अपनी गति के लिए नहीं जाने जाते हैं और वे ताकतवर प्रकार के चिंतक हैं, और उनके खिलाफ गति से भिड़ना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन हमेशा अपवाद होते थे। थंडर बेयरमैन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जनजाति ताकत के बजाय गति में श्रेष्ठ है, जो उनकी उपजाति की विशेषता है। उनके पास जो गति है वह उनकी थंडर क्षमता से प्राप्त हुई है। उनके शरीर पर थंडर देखकर कोई सोचेगा कि यह उनकी आक्रामक क्षमता है, लेकिन वे पूरी तरह गलत होंगे। उनके शरीर पर थंडर केवल गति के लिए है, इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं है। मर जाओ! धमाक! मेरे हमले का प्रतिकार होने में आधा सेकंड का समय लगा, और यह एक्वा बेयरमैन के लिए मुझ पर अपना हथौड़ा चलाने के लिए पर्याप्त समय था। ये देखते हुए कि मैंने तुरंत मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया था और उनके बीच दूरी बना ली थी, जैसा कि मैं अच्छी तरह जानता था, मेरे शरीर पर उस हथौड़े के प्रहार से मैं सीधे मौत के दरवाजे के पास पहुंच जाऊंगा। काय! मुझे पीछे हटते देख एक्वा बेयरमैन चिल्लाया। पहले 2 ग्रिम राक्षसों के साथ लड़ाई के विपरीत इस बार थंडर बेयरमैन ने एक्वा बेयरमैन के साथ काफी कम दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि एक बार मैंने एक्वा बेयरमैन को अकेला पा लिया तो उसे मारने में मुझे 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बस उससे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, क्योंकि वह शापित था और अपनी जगह पर खड़ा था, और जैसे ही वे मेरे करीब आए, मैंने फिर से उनके और मेरे बीच दूरी बना ली थी। बेयरमैन ने अपने बड़े वॉरहैमर को आक्रामक स्थिति में रखा था, और अगर मैं उनसे भिड़ने के लिए उनकी ओर जाता तो यह मेरी मूर्खता होती। थंडर बेयरमैन की गति बहुत तेज थी और वह 1 सेकंड के लिए मेरी गति को रोक सकता था, और एक्वा बेयरमैन के लिए अपने हथौड़े से मुझ पर हमला करने के लिए यह पर्याप्त होता। जोखिम बहुत अधिक है, और मैं ऐसा जोखिम उठाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास अन्य शक्तिशाली चालें नहीं थीं। आग में कटौती! मैंने फिर से हमारे बीच दूरी बना ली, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी महान तलवार से आग के वार किए। मैंने अपनी तलवार को कई बार घुमाया और उसके जरिए दर्जनों खतरनाक दिखने वाले वार ग्रिम मॉन्स्टर्स की ओर बढ़े। यह एक उच्च श्रेणी का आक्रामक कौशल है, मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा है।
इस पर लगी आग शायद उतनी सघन न हो जितनी आग के धागे पर, जिसे मैंने लाल तलवार के जरिए लॉन्च किया था, लेकिन इसकी शक्ति उतनी ही है जितनी की जब यह मेरी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड के जरिए लॉन्च हुई थी। स्लैश स्लैश स्लैश। अपने वार को उन्हें रोकते देख मेरे मन में एक विचार आया और मैंने उन्हें और भी अधिक तीव्र गति से मारना शुरू कर दिया। मैंने 100 से अधिक वार किए थे और अभी भी जारी था। एक मौका, बैंग बैंग बैंग, मैंने मन ही मन कहा और मिनी ब्लास्ट को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। मैंने जो शक्ति प्रयोग की थी वह और भी अधिक थी जब मैं रेचल के खिलाफ दौड़ रहा था। यदि यह हमला सफल रहा तो अगले ही पल मैं एक्वा बेयरमैन का सिर हवा में उड़ता हुआ देखूंगा। अपनी सबसे तेज गति से 2 ग्रिम मॉन्स्टर की ओर बढ़ा। मैंने अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, मेरा मन, अग्नि क्षमता, गुप्त ऊर्जा, सब कुछ। इसके साथ ही मेरी गति इतनी तेज हो गई थी कि मैंने पहले लॉन्च किए गए कुछ अग्नि स्लैश को पार कर लिया था। जल्द ही मैं आधे रास्ते पर पहुंच गया। ग्रिम राक्षसों ने मुझे देखा और उनके चेहरे पर क्रोध और हल्की घबराहट का भाव आने लगा। दोनों ने जल्दी ही स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। वे अग्नि की मार से प्रभावित हुए बिना मुझे सीधे नहीं रोक सकते थे। ये अग्नि की मार अकेले में बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जब वे एक साथ बरसते हैं तो वे जीवन के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। एक्वा बेयरमैन को पता था कि वह खतरे में है और उसने तुरंत अपनी रक्षात्मक मिस्टिक विधि को सक्रिय कर दिया, जो पानीदार नीली जेली के आवरण की तरह दिख रही थी। अपनी रक्षात्मक मिस्टिक विधि को सक्रिय करने के साथ ही उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों में वापस आ गया और उसने थोड़ी और मदद के लिए अपने दोस्त की ओर देखा। उसने अपने बगल में खड़े थंडर बेयरमैन की ओर देखा, जिसने भी अपनी स्पीड टाइप मिस्टिक एबिलिटी को सक्रिय कर रखा था और वह उस पर केंद्रित अग्निवार से निपटने में व्यस्त था, लेकिन अपनी हमलावर गति के बावजूद उसे मेरे अग्निवार से मुक्त होने में अभी भी कम से कम 2 सेकंड का समय लगेगा। मैं अपनी रणनीति को इतना अच्छा काम करते देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पहले जब मैंने ग्रिम मॉन्स्टर पर अग्निवार से हमला किया था तो मैंने उन पर समान संख्या में वार किए थे, लेकिन जब से यह रणनीति मेरे दिमाग में आई, मैंने अपना अधिकांश हमला थंडर बेयरमैन पर केंद्रित कर दिया। मुझे अपनी ओर आता देख बेयरमैन थोड़ा डरा हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मौत का कोई डर नहीं है और इसकी वजह है उसका मिस्टिक मेथड। इस मेथड में इतना बेहतरीन डिफेंस था कि थंडर बेयरमैन भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पहले भी इसकी ताकत देखी है और जानता हूं कि इसका डिफेंस कितना बेहतरीन था। बेयरमैन शायद इसके रक्षात्मक रहस्यवादी तरीके को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। मुरझाती रेत की हवा, मैंने मन ही मन कहा कि जब मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर था और जैसे ही मैंने कहा कि गहरे भूरे रंग की रेत ने मेरी तलवार को ढक लिया। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसमें किसी भी चीज को नष्ट करने की शक्ति है। मुझे नहीं लगता कि ग्रिम मॉन्स्टर्स की रक्षात्मक रहस्यवादी विधि को काटने में इसे कोई समस्या होगी, क्योंकि मेरी रहस्यवादी विधि एक सामान्य विधि नहीं है। ये सामान्य रहस्यवादी विधि की तुलना में एक स्तर अधिक शक्तिशाली है, जो कार्य कर सकती है क्योंकि इसकी ऊर्जा मेरे शोधन टॉवर द्वारा फिल्टर की जाती है, जो इसे सामान्य रहस्यवादी विधि पर बढ़त देती है। एक्वा बेयरमैन को यह एहसास हो गया था, इसलिए उसकी आंखों में खौफ की झलक दिखाई दी और उसने अपने दोस्त को हताश आंखों से देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि थंडर बेयरमैन अपने दोस्त की मदद करेगा, आग के वार से घायल होने का जोखिम उठाते हुए, लेकिन थंडर बेयरमैन ने अपने दोस्त की आंखों से नजरें हटा ली और वार से बचाव करना जारी रखा। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही मुझे ग्रिम मॉन्स्टर्स के स्वार्थ की याद आ गई और यह भी याद आया कि ये दोनों एक ही जनजाति से नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए इसे छोड़ देना स्वाभाविक है। हे, जब मैंने एक्वा बेयरमैन की आंखों में निराशा की भावना देखी तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह एक्वा बेयरमैन इतना हताश हो गया कि उसने बिना किसी परवाह के अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। फक फक करना, मैं ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। यदि उसने शुरू से ही ऐसा किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि मेरे हमले से बचने के लिए उसे अपने शरीर में पर्याप्त गुप्त ऊर्जा एकत्र करने में काफी समय लगेगा। वह जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से वारहैमर को नीचे गिराना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत धीमा था। शीघ्र ही मैं उसके निकट पहुंच गया और मेरी तलवार, जिस पर गहरे भूरे रंग की ऊर्जा लगी हुई थी, ने उसकी जेलीनुमा रक्षात्मक परत को छुआ और केवल थोड़े से प्रतिरोध के साथ ही उसे काटना शुरू कर दिया। यह देखकर कि उसके हृदय में निराशा उभर रही थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। पाचा पाचा ध्वनि गूंजी और एक्वा बेयरमैन का सिर उसके सिर से अलग हो गया और ऊंची उड़ान भरी। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई,
लेकिन जल्द ही यह गंभीर हो गई क्योंकि एक अन्य गंभीर समस्या थी जिससे मुझे निपटना था। थंडरबेरमैन ने मेरे पीछे तब चलना शुरू किया जब मैंने उसके दोस्त को मार दिया था। उसने अपने दोस्त की बलि इसलिए दी थी ताकि उसे मुझे मारने का मौका मिल सके, लेकिन उसे मेरी गति का इतना कम अनुमान था कि स्पीड टाइप मिस्टिक विधि का उपयोग करने के बाद भी वह मुझे पकड़ नहीं पाया। मैं कुछ मिनट तक दौड़ता रहा, फिर अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर अपनी पूरी गति का उपयोग करके पीछे की ओर तलवार घुमाने लगा। इस कदम ने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया था। उसे बचाव के लिए ढाल के रूप में अपनी तलवार का उपयोग करते हुए जल्दी से अपनी तलवार को तिरछा बनाना और चलाना पड़ा। खड़खड़ाहट। पुह। यद्यपि वह मेरे हमले से बचाव करने में सक्षम था, लेकिन उसने अपनी गति पूरी तरह खो दी थी और उसे खून उगलना पड़ा क्योंकि तलवार द्वारा उत्पन्न बल ने उसे पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मैंने इतना अच्छा मौका नहीं गंवाया और एक के बाद एक मिनी विस्फोट सक्रिय कर दिए, और गति प्रकार की रहस्यमय विधि होने के बावजूद यह मेरे हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करने में मुश्किल से सक्षम था। यदि मेरी जगह कोई और शत्रु होता तो वह दूरी पैदा कर सकता था, लेकिन मेरे विरुद्ध वह असफल रहा। मेरी गति अधिक है, इसलिए वह भाग नहीं सकता, और इतनी बढ़त प्राप्त करने के बाद मैं उसे कैसे भागने दूंगा। क्लैंग क्लैंग स्लाइस स्लाइस। पहले तो वह पीछे हटकर मेरे हमले का बचाव करने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे मेरी गति बढ़ती गई वह अपनी धार खोने लगा और अंततः मेरी तलवार उसे घायल करने में सक्षम हो गई, और यह चोट भी मामूली नहीं थी, बल्कि उसकी छाती पर एक बड़ा घाव था। समय बीतने के साथ उसके शरीर पर और भी चोटें दिखने लगी। उसने बचाव की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव हो गया। जब से मैंने उससे लड़ना शुरू किया था, 10-5 मिनट में मैंने उसके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया था। अब कोई जगह नहीं बची थी जहां मैं उसे और अधिक घायल कर सकूं। इस रक्तरंजित अवस्था में ये ग्रिम मॉन्स्टर वास्तव में किसी फिल्मी राक्षस जैसा लग रहा था। यदि मेरी छोटी बहन इसे देख ले तो वह भयभीत हो जाएगी, क्योंकि उसे ये दुर्लभ महीनों तक दिखाई देगा। अब तो तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, वह चिल्लाया और अपने दोस्त की तरह अनियंत्रित रूप से रहस्यमय ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया उसकी शक्ति बढ़ती गई। मैं ये देखकर पछतावे में अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं उससे थोड़ी देर और लड़ना चाहता था, लेकिन अब उसने ये चाल चल दी थी, मुझे उसे खत्म करने के लिए उस चाल का इस्तेमाल करना होगा। मुरझाती रेत की हवा। आह! जैसे ही मैंने उस पर प्रहार किया, वह चीखने लगा। वह अपने शरीर में एकत्रित हो रही रहस्यमय ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और दर्द से जमीन पर लौटने लगा। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी रहस्यवादी पद्धति की शक्ति अधिकांश रहस्यवादी पद्धतियों की तुलना में एक पायदान अधिक है, इसलिए इसे जमीन पर लुढ़कते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे केस के बारे में बताओ और मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूंगा, मैंने थंडरबेरमैन से कहा, जो जमीन पर लौट रहा था। ग्रिम मॉन्स्टर को मेरा सवाल समझ में आ गया था, क्योंकि मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय दर्द सहना पसंद किया। उसका व्यवहार देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अभी वह प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन अधिक समय तक नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मांडीय रेत उसे फाड़ती रहेगी। समय बीतने के साथ उसे अधिक से अधिक दर्द महसूस होगा और अंततः वह हार मान लेगा। यह अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं आपसे विनम्रता से पूछ रही हूँ, आप कम से कम मौखिक रूप से तो मना कर सकते थे, मैंने गुस्से के भाव के साथ कहा। लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर के पास मेरे नखरे देखने का समय नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दर्द पर था। मैंने कुछ सेकंड तक उसे परेशान नहीं किया और उसके शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के व्यवहार को देखा। आमतौर पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा दर्द नहीं देती है, यह एक मूक हत्यारा है, लेकिन रहस्यवादी विधि विकल्प, इसलिए अगर मैं चाहूं तो मैं अपने दुश्मन को उसके शरीर और आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांडीय रेत के दर्द का अनुभव करा सकता हूं। क्या अब तुम बात करने के लिए तैयार हो? मैंने कुछ सेकंड बाद पूछा, जब उसके शरीर पर ब्रह्मांडीय रेत का प्रहार दिखने लगा था और उसकी आत्मा भी काफी कमजोर हो गई थी। मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे जाने देना होगा, उसने बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा था। उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि उसे इतनी पीड़ा के बीच शब्दों को बोलने में समस्या हो रही थी। जरूर, मैंने कहा और उसके शरीर को छुआ, और जो दर्द वह महसूस कर रहा था वह तुरंत गायब हो गया, क्योंकि उसके अंदर उत्पात मचाने वाली ब्रह्मांडीय रेत भी एक घरेलू पालतू जानवर की तरह शांत हो गई थी। ग्रिम राक्षस कुछ देर तक चुप रहा, मानो ये सोच रहा हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने अंततः अपना मुंह खोला और बोलना शुरू कर दिया।
इसमें कहा गया है कि इसके अंदर ट्रोजन खंडहर के 7 क्षेत्रों में से एक का नक्शा है। इसमें न केवल महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित किया गया है, बल्कि पवित्र रक्त कुंडों के स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। जब मैंने इसे सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों पर बिजली गिर गई हो। ट्रोजन खंडहर सबसे फलदायी है, लेकिन सबसे खतरनाक भी है जिससे महाद्वीप जुड़ सकता है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इसमें प्रवेश करने के लिए किसी को गोल्डन एलीट होना चाहिए। यह एक अत्यंत खतरनाक खंडहर है जिसमें गोल्डन एलीट भी आसानी से अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच जाता है तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मैंने सुना है कि रूइन उच्चस्तरीय ताकतवरों का युद्ध क्षेत्र था। न केवल यहाँ वहाँ दबी हुई चीजें मिल सकती थीं, बल्कि जो ताकतवर उस युद्ध में बच गए थे वे भी बहुत सारी अच्छी चीजें छोड़ गए थे। अगर कोई उन्हें ढूंढने में सक्षम हो जाए तो वह आसानी से ताकतवर बन सकता है। यद्यपि मनुष्यों और ग्रिम राक्षसों को इस खंडहर में जाते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन वे इसे पूरी तरह से छानने में सक्षम नहीं थे और अभी भी कई जगहें हैं जिन्हें खोदना बाकी है। ये सच है कि खंडहर में अपार संपत्ति है और वहां जीवित रहना किसी को भी शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह खंडहर बेहद खतरनाक और अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि वहां कई विचित्र चीजें मौजूद हैं जो हमारी दुनिया में मौजूद नहीं हैं। मैंने सभी चीजों के बारे में केवल सुना है, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे इसकी जांच करनी होगी। अपनी वर्तमान योग्यताओं के साथ मैं इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। मैंने पूछा, पवित्र रक्त कुंड क्या है? मैंने पहले कभी यह शब्द नहीं सुना था, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर ने जिस तरह से इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है उसे देखकर मैं इसके बारे में उत्सुक हो गया। ग्रिम मॉन्स्टर ने कहा, पवित्र रक्त कुंड विशेष परिस्थितियों में मृत विशेषज्ञ के रक्त से बनते हैं। अगर हम इसके अंदर अभ्यास करते हैं तो यह न केवल हमारे संविधान और प्रतिभा को बदलने में मदद करेगा, बल्कि हम इसके अंदर इतनी बड़ी प्रगति भी कर सकते हैं जो किसी की कल्पना से भी परे होगी। जब उसने ऐसा कहा तो मैं ग्रिम मॉन्स्टर की आंखों में इसके प्रति तीव्र उत्साह महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है जैसे अगर रक्त पूल जैसी चीज इस ग्रिम मॉन्स्टर के सामने आ जाए तो वह उसके अंदर गोता लगाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। मैंने पूछा, ब्लड पूल के अंदर अभ्यास करने का कोई तरीका तो होगा ही। मैं बता सकता था कि यह ग्रिम मॉन्स्टर मुझसे कई बातें छिपा रहा है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह नक्शा बहुत मूल्यवान है। जब ट्रोजन खंडहर खुलेगा तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। वहां है, लेकिन मैं ये जानता हूं, बड़ों केवल खंडहर में प्रवेश करने से पहले दिन संचारित। ये कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह सच कह रही है या नहीं, और यहां तक कि अगर यह विधि थी और मुझे बताया, मैं ये देखकर यह ग्रिम दानव के मुंह से आ रही है अभ्यास कभी नहीं होगा। क्या आपको ठीक से पता है कि ट्रोजन खंडहर कब खुलेगा? मैंने पूछा। ट्रोजन खंडहर हर दशक में एक बार खुलता है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय नहीं है। उच्च अधिकारियों ने कहा कि यह इस साल शुरू होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि इस साल कब। मुझे उम्मीद है कि यह बड़ी प्रतियोगिता से पहले होगा। इस तरह मैं अपनी ताकत को और भी अधिक बढ़ा पाऊंगा। ये प्रतियोगिताओं में मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके बाद मैंने उससे कई सवाल पूछे, जिनमें से कुछ पूरी तरह से खंडहर से संबंधित नहीं थे। ये सवाल मुख्य रूप से मारियाना हिल में शिविरों से संबंधित थे, लेकिन जैसे जैसे मैं जवाब सुनता रहा, कैंप को नष्ट करने की कठिनाई के कारण मेरा मूड खराब होता गया। कैंप को नष्ट करने के लिए मेरे पास कम से कम 9 सितारा सिल्वर एलीट की ताकत होनी चाहिए। ऐसी ताकत के बिना मेरे लिए कैंपों को नष्ट करना असंभव होगा। अगर मैं अपनी वर्तमान अवस्था के साथ वहां गया तो मुझे कैंप लीडर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मिनियन मुझे मारने के लिए पर्याप्त होंगे। मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, क्या अब आप मुझे जाने देंगे? 20 मीटर तक गहन प्रश्नोत्तर सत्र के बाद उसने पूछा। जरूर, अब तुम जा सकते हो, मैंने कहा और उससे दूर जाने लगा। और उसने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा, और मुझे देखने के बाद मैंने उसे जाने से नहीं रोका। वो उठ खड़ा हुआ और जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगा। लेकिन अभी वह कुछ कदम ही चला था कि उसने देखा कि एक छोटा सा आग का गोला बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रहा है। वह इतना तेज था कि उसे उससे बचाव का मौका भी नहीं मिला। तुम धब, यह उसका आखिरी शब्द था जो उसने एशलिन के आग के गोले के थंडर बेयरमैन के सिर के अंदर घुसने से पहले कहा था, और फिर वह मर गया। मैंने वादा किया था कि मैं इसे नहीं मारूंगा, और मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने वादा किया था। मैंने इसे मारते समय अपना हाथ नहीं उठाया, और न ही मैंने एशलिन से ऐसा करने को कहा। उसने इस थंडर बेयरमैन को खुद ही मार दिया था। अच्छी लड़की,
मैंने उसके छोटे से सिर को प्यार से थपथपाया क्योंकि मैंने ग्रिम मॉन्स्टर के शरीर को रूनिक डिस्क में संग्रहित किया था इससे पहले कि मैं अपने स्टोरेज से ब्लैक केस निकालूं। मैंने इसे सीधे नहीं खोला क्योंकि इसे छूने पर मुझे असहज महसूस होने लगा था। ग्रिम मॉन्स्टर ने जो बताया उसके अनुसार उनके उच्च अधिकारियों ने ग्रिम युद्ध क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों बक्से गाड़ रखे थे और वे भाग्यशाली थे कि उन्हें एक बक्सा मिल गया क्योंकि केवल गोल्डन एलिट ही उसे खोज सकते थे। इसलिए उच्च अधिकारियों ने ग्रिम युद्ध क्षेत्र में बक्से रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ सुरक्षा सुविधाएं तैयार की होंगी ताकि यदि यह मनुष्यों के हाथों में पड़ जाए तो वे सुरक्षित रहें। इसलिए यदि मैं सीधे ही बक्से को खोलूं तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा। मैं इसे नहीं खोलूंगा। मैं पहले कुछ कमजोर ग्रिम मॉन्स्टर को ढूंढूंगा और उससे केस खुलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक आखिरी काम करना है और वह है ग्रिम मॉन्स्टर्स के शवों को इकट्ठा करना। 2-8 सितारा अभिजात वर्ग जिन्हें इन 2 राक्षसों ने पहले मार दिया था और ग्रिम राक्षस जिन्हें एशलिन ने आसपास के क्षेत्र में मार डाला था जब मैं 2 ग्रिम राक्षसों से लड़ रहा था। तुमने बहुत सारे ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारा है एशलिन, मैंने कहा और आखिरी मॉन्स्टर को उठाया जिसे उसने मारा था। मुश्किल से 1 घंटा हुआ था जब मैंने उसे रेंज के अंदर आने वाले सभी ग्रिम मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मेरे निर्देशों को बहुत अधिक गंभीरता से ले लिया था क्योंकि उसने ग्रिम राक्षसों के पूरे समूह को नष्ट कर दिया था। उसने वास्तव में बहुत सारे राक्षसों को मार डाला था, लेकिन मैं उस पर नाराज नहीं हूं। जब तक वह इसे यथासंभव चुपचाप करती है मैं कुछ नहीं कहूंगा। ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारने के साथ हम एक ग्रिम मॉन्स्टर को मारकर कम से कम एक इंसान को तो बचा ही रहे हैं। मैंने तुमसे वादा किया था जब तक तुम मेरे लिए केस खोलोगे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने कांपते हुए ग्रिम मॉन्स्टर्स से कहा। इसके चारों ओर 50 से ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर्स की लाशें हैं और यह एशलिन का काम नहीं बल्कि मेरा काम है। मुझे उन्हें मारने में काफी समय लगा। एशली ने ग्रिम राक्षसों के इतने कमजोर समूह को मारने में 10 सेकंड का समय लिया, जबकि मुझे 6 सितारा अभिजात वर्ग और उससे नीचे के ग्रिम राक्षसों को मारने में 20 सेकंड लगे। तुम वादा किया था, उसने कहा और कांपते हुए मेरे हाथ से काला केस ले लिया। ऐसा करने के साथ ही मैंने हमारे बीच कुछ दूरी बना ली थी क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ अजीब बात शामिल हो। क्लिक करें। यह अच्छी बात थी, मैंने पर्याप्त दूरी बना ली थी क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टर ने केस खोलना शुरू कर दिया था। केस जल उठा और बॉक्स पर एक बहुत ही जटिल संरचना प्रकट हो गई। ये रून ग्रिम राक्षसों के शरीर में प्रवाहित होने से पहले सरनी पर चमकते हुए चमकते थे। शुक्र है कि वे ज्यादा घबराए नहीं और रूनों को अपना काम करने दिया। ये देखकर कि अगर मैंने बॉक्स खोलने की कोशिश की होती और रून मेरे ऊपर आ जाते तो मैं अपनी सावधानी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। मुझे यकीन है कि मैं ग्रिम मॉन्स्टर से बिल्कुल उलट स्थिति में होता। उन चमकीले रूनों ने मेरा गला घोंटकर मुझे मार डाला होता। रून्स ग्रिम मॉन्स्टर्स के शरीर पर पूरे 3 मिनट तक रहे, उसके बाद वे वापस केस में चले गए। मैंने सोचा था कि पहचान की प्रक्रिया के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल एक चमकदार काली किरण आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से बॉक्स से बाहर निकली। fevbinovel.com। वह मेरे करीब आया और मैंने सोचा कि वह मेरे ऊपर से गुजरेगा, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे बहुत करीब आ गया और फिर दूर चला गया। ओह, मैंने राहत की सांस ली क्योंकि मेरे और उस स्कैनिंग रे के बीच मुश्किल से 2 इंच का अंतर था। मैंने सोचा था कि ग्रिम मॉन्स्टर और मेरे बीच 10 मीटर की दूरी काफी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बस सीमा रेखा के बराबर ही थी, पर्याप्त से ज्यादा नहीं। इसके अंदर की चीज को बाहर निकालो, मैंने कहा, जिससे ग्रिम मॉन्स्टर की कल्पना शक्ति जाग उठी और वह धीरे धीरे स्क्रॉल से बाहर निकल आया। स्क्रॉल पतले शुद्ध सफेद चमड़े से बना है। अगर किसी की नजर अच्छी नहीं है तो वह सोचेगा कि यह चमड़ा नहीं बल्कि कागज है। मैं चमड़े को देख ही रहा था कि तभी मुझे ग्रिम राक्षस की ओर से हत्या की तीव्र इच्छा का आभास हुआ और मुझे पता चल गया कि वह पागल हो गया है और स्क्रॉल करने के लिए कुछ करने वाला है। मुझे पता था कि वह कुछ पागलपन करेगा और तेजी से हमला करने के लिए मेरी लाल तलवार निकाल लेगा, लेकिन मेरे दिल में मुझे पता था कि जब तक मेरा हमला उस तक पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं पहले ही उस स्क्रॉल के साथ कुछ कर चुका होऊंगा। भाड़ में जाओ, मैं कितना बेवकूफ हूं। मुझे इसके दिल में सनफायर का बीज बोना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं एक ही इरादे से इसके दिल को उड़ा सकता था। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब तक मेरा हमला वहां पहुंचेगा तब तक नक्शे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। मैं अभी हमला शुरू ही कर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा सा आग का गोला ग्रिम मॉन्स्टर के सिर पर जा लगा, इससे पहले कि वह नक्शे पर कुछ भी कर पाता।
भगवान का शुक्र है, मैं राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका, ये देखकर कि यदि ग्रिम मॉन्स्टर ने मानचित्र को नुकसान पहुंचाया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। अच्छी लड़की, मैंने कहा जैसे ही मैंने एशलिन को प्यार से सहलाया और उसे उसके पसंदीदा स्नैक्स का पैकेट दिया, फिर मैं धीरे धीरे मृत ग्रिम मॉन्स्टर की ओर चल पड़ा। जब मैंने ग्रिम राक्षस के चेहरे को देखा तो मैंने पाया कि वह आक्रामक भाव से भरा हुआ था, जो पहले उसके कायरतापूर्ण भाव से बिल्कुल अलग था। वह समझ गया होगा कि नक्शा क्या है और उसके दिल में लालच भड़क उठा होगा। शायद वह मुझे नक्शे से धमकाना चाहता था ताकि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक भी शब्द बोलने से पहले ही मर गया। मैं नीचे झुकता हूं और उसके हाथों से नक्शा खींचता हूं। यह अच्छी बात है कि उसने इसे नुकसान पहुंचाने के डर से हल्के से पकड़ा हुआ है। यदि इसकी पकड़ मजबूत होती तो ग्रिम मॉन्स्टर के हाथ से इसे खोलने के लिए मुझे इसकी एक उंगली काटनी पड़ती। मैं अंततः ग्रिम राक्षसों से स्क्रॉल प्राप्त करने में सक्षम हो गया, और जब मैंने इसे देखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने ग्रिम राक्षसों की शिल्प कौशल को बहुत कम करके आंका था। ये स्क्रॉल शुद्ध सफेद रंग का है और इसका हैंडल काले रंग का है। इसे बड़ी कुशलता से बनाया गया है, और इसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात है रून। ऐसा प्रतीत होता है कि मानचित्र पर विस्तृत रून संरचनाएं उकेरी गई हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने स्क्रॉल को ध्यान से देखा और उस पर अपना मारने का नियम पूरी तरह से केंद्रित कर दिया ताकि मैं देख सकूं कि क्या यह अभी भी मेरे लिए खतरा पैदा करता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद मुझे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हौंफना, ये देखकर कि वहां कोई खतरा नहीं है, मैंने नक्शा पूरी तरह खोल दिया और उस पर जो कुछ मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने पुस्तक को खोला तो मैंने सोचा था कि मुझे साफ सुथरी रेखाओं और स्पष्ट आरेखों वाला एक नक्शा दिखाई देगा तथा पुस्तक में अपेक्षित कारीगरी भी दिखाई देगी, लेकिन मुझे वह दिखाई नहीं दिया। जब मैंने मानचित्र को खोला तो मैंने देखा कि यह प्रक्षेपण बाहर निकल रहा है। ये बहुत स्पष्ट और चमकीला है, लेकिन पूरा नहीं है। केवल एक नज़र डालना ही यह जानने के लिए पर्याप्त था कि मानचित्र से कई भाग गायब हैं। खैर, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी ट्रोजन खंडहर को मनुष्यों और ग्रिम राक्षसों दोनों द्वारा पूरी तरह से नहीं खोजा गया था। यह क्षेत्र का एक नक्शा है जिसमें ग्रिम मॉन्स्टर्स की भाषा में पाठ की एक पंक्ति तैर रही है। मैंने तुरंत अपना होलोवॉच इसके ऊपर रख दिया और वह पाठ जल्द ही क्षेत्र 5 में अनुवादित हो गया, इसलिए यह क्षेत्र 5 का नक्शा है। पहले ग्रिम मॉन्स्टर पाठ का अनुवाद करने के लिए मुझे गिल्ड के पास शारीरिक रूप से जाना पड़ता था, लेकिन अब मुझे अपनी पहुंच उन्नयन के साथ जाना पड़ता है। मुझे गिल्ड से कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला है जो मुझे ग्रिम भाषा के मूल पाठ का अनुवाद करने में मदद कर सके। अच्छा, मैंने अनजाने में ही मानचित्र को विस्तारित करने के लिए विस्तारणीय गति का प्रयोग किया। मुझे नहीं लगा कि यह काम करेगा क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टर्स अन्य गति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात है कि इसने मेरी गति को स्वीकार कर लिया था और मानचित्र 1 मीटर बड़ा हो गया। अब मैं घाटियों, पहाड़ों, नदियों को और भी स्पष्ट रूप से देख सकता था और उनकी जानकारी बहुत विस्तृत रूप से सामने आ रही थी। मैं नक्शे पर इमारतों के बहुत छोटे छोटे समूह भी देख सकता था। मैंने एक बार फिर से मानचित्र का विस्तार किया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया उस पर जगहें बड़ी हो गईं और उनके ऊपर नाम टैग के साथ नई छोटी चीजें दिखाई देने लगीं। मैंने अपनी होलोवॉच के साथ सब कुछ अनुवाद किया। जब मैं नामों पर क्लिक करूंगा तो मुझे उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। कुछ नामों में संक्षिप्त विवरण होगा, जबकि कुछ अन्य नामों में पूर्ण विवरण होगा। ये विवरण पृष्ठ के आकार से लेकर छोटी किताब तक के होंगे। इस तरह के विवरण ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि इसमें केवल स्थानों के बारे में ही जानकारी नहीं है, बल्कि इसमें ये भी जानकारी है कि वहां क्या खतरा है और कुछ कदमों का पालन करके अधिकतम खतरे से कैसे बचा जा सकता है। ये ग्रिम मॉन्स्टर्स के ज्ञान का एक क्रिस्टलीकरण है जो उन्होंने सैकड़ों वर्षों में ट्रोजन खंडहर की विभिन्न यात्राओं से प्राप्त किया है। मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स के विवरणों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था। ग्रिम मॉन्स्टर्स वास्तव में कुछ खास हैं। उन्होंने छोटी सी प्रतियोगिता में इतने मूल्यवान ज्ञान के साथ खेला था। एक गलती के कारण ऐसा ज्ञान आसानी से दुश्मन के हाथों में जा सकता था। ग्रिम मॉन्स्टर्स कभी कभी अपने कार्यों में वास्तव में पागलपन का परिचय देते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि वे ऐसी जानकारी बाहर रख रहे हैं। यह उनके पागलपन भरे स्वभाव के अनुरूप है। हालांकि यह नक्शा सच हो सकता है, लेकिन ये झूठ भी हो सकता है, और मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर नक्शा लीक किया हो, इसलिए मैं अध्ययन करूंगा, लेकिन जब तक मैं हम इंसानों के नक्शे से क्रॉस चेक नहीं कर लेता तब तक इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करूंगा।
मेरी वर्तमान पहुंच और शक्ति के साथ मेरे पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि मैं अपनी ताकत और पहुंच में भारी वृद्धि नहीं कर लेता, जो लगभग असंभव है। इसलिए मेरे पास एकमात्र रास्ता ट्रोजन खंडहर के प्रकट होने तक इंतजार करना है। मुझे पूरा यकीन है कि उस समय तक मैं गोल्डन एलिट और एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा और दौड़ द्वारा स्वचालित रूप से मुझे सही नक्शा प्रदान किया जाएगा। मैं नक्शा देखता रहा और जल्दी ही मुझे कुछ समझ में आ गया। यहाँ की जगहें 5 ग्रेड में हैं। ग्रेड 5 सबसे कम है जबकि ग्रेड 1 सबसे ज्यादा है। हर जगह का ग्रेड उस भाग्य के अनुसार है जो वह प्रदान कर सकता है। आधे घंटे में मैंने ग्रेड 5 से ग्रेड 2 तक के स्थान खोज लिए और उनके पास मौजूद संसाधनों को देखकर मैं काफी हैरान रह गया। अगर मेरे पास ऐसे संसाधन होते तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे गोल्डन एलीट बनने के लिए 1 हफ्ते की भी जरूरत नहीं पड़ती, और मैं सिर्फ ग्रेड 5 के संसाधनों की बात कर रहा हूं, जो ट्रोजन रूइन में मौजूद सभी संसाधनों में सबसे कम है। ग्रेड 2 से ग्रेड 5 तक की कई संसाधन साइटें हैं, लेकिन मैंने 1 घंटे तक ब्राउज करने के बाद भी ग्रेड 1 संसाधन साइट नहीं देखी। मैंने सोचा कि मैं बाद में विस्तार से ब्राउज करूंगा। जब मैंने आखिरी बार मानचित्र का विस्तार किया और नजर उस जगह पर पड़ी जिसके ऊपर काले रंग में पाठ तैर रहा था, मैं ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि अब तक मैंने कभी भी किसी भी स्थान पर काले रंग में पाठ नहीं देखा था। उनके ग्रेड के अनुसार स्थानों को दर्शाने के लिए कई रंगों का उपयोग किया गया था, लेकिन मैंने कभी काला रंग नहीं देखा था। इसलिए जब मैंने काला रंग देखा तो मुझे खुशी हुई और मैंने उस पाठ को अपने होलोवॉच से स्कैन किया। रक्त कोश, मैंने पाठ पढ़ते हुए कुछ कहा और बिना प्रतीक्षा किए मैंने उस पर क्लिक कर दिया और जल्द ही एक पृष्ठ के बराबर का एक छोटा पाठ उस पर दिखाई दिया। जब मैंने उसका अनुवाद किया तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि शीर्षक के बाद पहले शब्द चेतावनी के शब्द थे, जो उचित तैयारी के बिना किसी को भी वहां प्रवेश करने से सख्त मना करते थे। उसके बाद इसने संक्षेप में बताया कि रक्तपूल क्या है। यह अभी भी ग्रिम मॉन्स्टर द्वारा मुझे बताए गए विवरण से अधिक विस्तृत है। जब मैंने इसे पढ़ा और नॉलेज क्रिस्टल से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया तो मुझे मूल रूप से समझ में आया कि पवित्र रक्तपूल क्या है और इसमें क्या शामिल है और वहां सख्त चेतावनी क्यों है। सरल शब्दों में कहें तो यह वैसा ही है जैसा ग्रिम मॉन्स्टर्स ने बताया था। ब्लड पूल एक खास जगह है जो विशेष परिस्थितियों में पावरहाउस के खून से बनी है। इसमें जो कहा गया वह आधा सच और आधा झूठ था। इसके निर्माण में सिर्फ खून ही शामिल नहीं है, बल्कि एक विशेषज्ञ की आत्मा और कुछ कीमती चीजें भी शामिल हैं जो रक्तपूल बनाने की शर्तों के अनुरूप हैं। रक्तपूल में प्रवेश करना या उसके आसपास कहीं भी जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस खून और आत्मा में मूल मालिक की बची हुई इच्छा होती है जिससे रक्तपूल बनता है। वह इच्छा बहुत ही अराजक है। यदि कोई बिना तैयारी के रक्तकुंड के करीब पहुंच जाता है तो न केवल वह खुद को पागल पाता है, बल्कि रक्तकुंड का हिस्सा भी बन जाता है। और ये वे खतरे हैं जो रक्तकुंड के संपर्क में आने पर सामने आए। रक्तकुंड तक पहुंचने से पहले भी अन्य खतरे सामने आए थे जो समान रूप से खतरनाक हैं। यदि मैं ट्रोजन खंडहर में प्रवेश करता हूं तो मैं निश्चित रूप से रक्तपूल से दूर रहूंगा। भले ही कोई पर्याप्त तैयारी कर ले, फिर भी इसके अंदर काफी खतरा है। ये तैयारी के साथ मनुष्यों के लिए अत्यधिक खतरनाक है, लेकिन ग्रिम राक्षसों के लिए यह उनकी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए एक इष्टतम संसाधन है। अराजक इच्छाशक्ति, जो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनके लिए ज्यादा नहीं है क्योंकि वे इससे प्रतिरक्षित हैं। जब तक उन्होंने पर्याप्त तैयारी कर ली है, वे रक्तपूल का उपयोग करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। नहीं, आश्चर्य नहीं कि ग्रिम राक्षस रक्तपूल के प्रति इतने पागल हैं। भगवान का शुक्र है कि रक्तपूल की संख्या कम है। यदि उनकी संख्या अधिक होती तो ग्रिम राक्षस ट्रोजन खंडहर में आतंक का राज स्थापित कर देते। मैंने मानचित्र को अपने स्टोरेज में रखने से पहले 2 घंटे तक पढ़ा। नक्शा इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह से पढ़ने के लिए 1 सप्ताह भी काफी नहीं होगा। बेहतर है कि मैं इसे अभी अपने स्टोरेज में रख लूं और जब भी समय मिले इसे पढ़ूं। 1 दिन से अधिक समय बीत चुका था और तब से मैंने ग्रिम राक्षस से नक्शा प्राप्त कर लिया है, और मैं उन कामों को जारी रखता हूं जिन्हें करने के लिए मैंने योजना बनाई थी। इस क्षेत्र में बहुत अधिक ग्रिम राक्षस हैं, सामान्य शिकार के मैदानों में पाए जाने वाले से कम 3 गुना अधिक, और इन ग्रिम राक्षसों की शक्तियां भी बहुत अधिक हैं। उनके पास 5 सितारा अभिजात वर्ग की औसत ताकत है, जो भयावह है क्योंकि यह औसत ताकत के समान है। यदि कोई ध्यान से देखे तो उन्हें हर कुछ मिनटों में 6 सितारा सिल्वर अभिजात वर्ग और 7 सितारा सिल्वर, और 1 घंटे में 1 से 2 बार 8 सितारा सिल्वर अभिजात वर्ग, और हर कुछ घंटों में 9 सितारा अभिजात वर्ग मिल जाएगा। यह इस क्षेत्र में पावरहाउस का स्तर है, और यह मारियाना हिल नहीं है। मारियाना हिल और भी अधिक खतरनाक है।
गिल्ड द्वारा मुझे दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मारियाना हिल में ग्रिम मॉन्स्टर की औसत ताकत 7 सितारा सिल्वर एलीट है, जबकि यहाँ 5 सितारा सिल्वर एलीट है। इसका मतलब यह है कि मैं 8 सितारा सिल्वर एलीट को आसानी से चलते हुए ही ढूंढ लूंगा, जैसा कि मैं अब 6 सितारा सिल्वर एलीट को ढूंढता हूं, और 9 सितारा सिल्वर एलीट भी दुर्लभ नहीं होंगे, और ये सभी चीजें मारियाना हिल को एक बेहद खतरनाक जगह बनाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल 9 स्टार सिल्वर एलीट को ही सुरक्षा का आभास हो सकता है, जबकि इससे नीचे वालों को एक तेज चाकू की धार पर चलना पड़ता है। जरा सी चूक होने पर चाकू से ही 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। यही कारण है कि गिल्ड ने केवल 8 सितारा अभिजात वर्ग और 9 सितारा अभिजात वर्ग को मारियाना हिल्स में भेजा है, जबकि अन्य को बाहर साहसिक कार्य करना होगा। फिलहाल मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं हूं कि मुझे कल मारियाना पहाड़ी पर जाना चाहिए या अंदर जाने से पहले अपनी ताकत के थोड़ा आगे बढ़ने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 9 सितारा अभिजात वर्ग और उससे ऊपर के लोग मेरे लिए घातक खतरा पैदा करते हैं। मैं रात को तय करूंगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, और उससे पहले मुझे अपना काम जारी रखना चाहिए। मैं पहाड़ियों और घाटियों पर चलना जारी रखता हूं, और अगर मुझे कोई मजबूत 8 सितारा अभिजात वर्ग मिलता है तो उससे लड़ता हूं। जहां तक उनके नीचे की बात है तो एशलिन ठीक है, वह आसानी से किसी भी ग्रिम राक्षस को मार सकती है जिसका हम सामना करते हैं, जिसमें 8 सितारा सिल्वर एलीट भी शामिल है। मुझे केवल इतना करना है कि फसल के लिए शवों को इकट्ठा करना है। कल से अब तक एशलिन ने 3000 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मार डाला है, जो अब तक मारे गए सबसे बड़े राक्षसों में से एक है, और उसने इन सभी राक्षसों को मारने के लिए ज्यादातर एक ही हमले का इस्तेमाल किया। मैं अचानक रुक गया और पेड़ के पीछे छिप गया, और कुछ मिनट बाद मैंने 40 के आसपास ग्रिम मॉन्स्टर का एक समूह देखा, जो अपने 700 के आसपास बंधे हुए मनुष्यों को ला रहा था। जैसे ही वे चलते हैं, मैं कुछ ग्रिम राक्षसों को मनुष्यों को चुपचाप कोड़े मारते हुए देख सकता था, जबकि मनुष्य बिना एक भी आवाज किए चुपचाप इसे सहन कर रहे थे। उन्हें चोट लगने का एकमात्र संकेत उनकी पीठ पर खूनी घाव और उनकी आंखों से बहते हुए खामोश आंसू थे। ऐसी परिस्थितियों को देखकर मैं वहां जाकर हर ग्रिम राक्षस को यथासंभव क्रूरता से मारना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वहीं खड़ा रहा और उन्हें मेरी जाति के सदस्यों को क्रूरता से प्रताड़ित करते और खाते हुए देखता रहा। मैं उन्हें शक्तिहीन होकर देखता रहा, मेरे शरीर में हत्या की भावना जल रही थी। मैं बस अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकलकर ग्रिम राक्षसों की निर्मम हत्या करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी जगह पर स्थिर रहा और चुपचाप सब कुछ देखता रहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। ग्रिम मॉन्स्टर के उस समूह का नेतृत्व 9 स्टार एलीट कर रहा है, जिसके खिलाफ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैंने क्रोध में उन पर हमला किया तो मैं अपनी जान गंवा रहा हूंगा। 9 स्टार एलीट मुझे आसानी से मार सकता है। इस क्षेत्र में ऐसा दृश्य आम नहीं है, लेकिन वे दुर्लभ भी नहीं है। मैंने ग्रिम राक्षसों के ऐसे कई समूहों को मनुष्यों को पशुओं की तरह चरते हुए देखा है। जिन टीमों को मैंने खत्म कर दिया है, उनमें से केवल एक को मैंने जाने दिया, जिनका नेतृत्व 9 सितारा सिल्वर एलीट कर रहे थे, जैसे ये। मैं 10 मिनट तक छिपता रहा, फिर मैंने अपनी छुपने की जगह से बाहर आने की हिम्मत की। 9 स्टार एलीट की इंद्रियां बहुत मजबूत हैं। अगर मेरा शरीर मारक ऊर्जा से ढका न होता, जो मुझे पकड़े जाने से बचाती, तो मैं अब तक निश्चित रूप से 9 स्टार एलीट का शिकार हो चुका होता। ये देखकर कि मेरी और 9 स्टार एलीट ग्रिम मॉन्स्टर की दिशा एक ही थी, मैंने रास्ता बदल दिया और दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दिया। कुछ और घंटे बीत गए और आखिरकार शाम हो गई। अपनी होलोवॉच पर नजर डालते हुए मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। मैंने घर को सेट करने से पहले 1 घंटे और आगे बढ़ने की योजना बनाई। आज रात मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आधा घंटा और बीता, तभी मुझे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने तुरंत उस दिशा में ध्यान केंद्रित किया और जो कुछ हो रहा था उसके दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगे और मेरी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मैंने देखा कि 50 के आसपास के ग्रिम मॉन्स्टर 60 के आसपास के इंसानों को बेरहमी से पीट रहे हैं। वे क्यों मार रहे हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। इंसानों ने भागने की योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्होंने ग्रिम मॉन्स्टर की शक्तियों को बहुत कम आंका था। मैं गलत हूं, मैंने कुछ सेकंड बाद अपने आप से कहा जब मैंने मनुष्यों के हाव भाव ध्यान से देखे। मनुष्यों को ग्रिम राक्षसों की शक्ति का स्पष्ट ज्ञान था और वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि बच निकलना असंभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। कारण बहुत सरल है, वे पशुओं की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह मरना चाहते थे। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, और इसलिए उन्होंने ग्रिम राक्षसों को क्रोधित करने के लिए भागने की योजना बनाई ताकि वे गुस्से में उन्हें मार डालें।
लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्रिम मॉन्स्टर्स ने इंसानों की योजना को अच्छी तरह समझ लिया है और वे उन्हें सजा देने के लिए उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें मत मारो, बस उन्हें अक्षम कर दो, मैंने एशलिन से पूछा जब वह ग्रिम मॉन्स्टर्स के पास पहुंची। ये समूह काफी शक्तिशाली है क्योंकि इसमें 3 ग्रिम मॉन्स्टर हैं जो 8 स्टार सिल्वर एलीट हैं। 2 8 सितारा सिल्वर एलीट सामान्य है, लेकिन नेता काफी शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली 8 सितारा एलीट मैंने देखा है और मैं इससे लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने एशलिन से 2 8 सितारा सिल्वर एलीट सहित सभी ग्रिम राक्षसों को अक्षम करने के लिए कहा था, जबकि नेता को मेरे लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया था। चबा चबा, एशली ने निर्देश की पुष्टि की और हवा में ऊंची उड़ान भरी, जहां उसने ढेर सारे छोटे छोटे आग के गोले बुलाए। आग के गोले को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे बड़े बड़े आग के गोले बुलाने और फिर उन्हें एक छोटे आकार में केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। उसके पास और भी तरीके थे, अधिक अस्पष्ट तरीके, बस एशलिन को दिखावा करना और अपने दुश्मनों के चेहरों पर भय देखना पसंद है। जब वह विशाल आग के गोले को छोटे में बदल देती है, उन्हें भय से कांपते हुए देखना उसे एक प्रकार की खुशी देता है। लेकिन इस बार मैं चाहता था कि वह छिपकर आए क्योंकि वहां एक शक्तिशाली 8 सितारा कुलीन ग्रिम राक्षस है जो हमले का संकेत जल्दी मिलने पर अपने कुछ अनुचरों को बचाने में सक्षम हो सकता है। छोटे छोटे आग के गोले अत्यंत सटीकता और गति के साथ आकाश से गिर रहे थे और ग्रिम मॉन्स्टर्स उनसे अनजान बने रहे। दुश्मन ऊपर से हमला कर रहा है, अचानक नेता ने चिल्लाया जब उसने देखा कि चांदी की चिड़िया बहुत तेज गति से आ रही हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक सभी ने उसकी चीख सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेता अगर कुछ सेकंड पहले आग के गोले को देख लेता तो वह अपने गुर्गों को बचा सकता था, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था क्योंकि अधिकतम आग के गोले उस पर निशाना साध रहे थे और आग के गोले से खतरे को भांपते हुए मृतक जानता था कि अगर एक भी आग का गोला उस पर लगा तो यह उसके लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए उसने अपनी ओर आ रहे आग के गोलों के खिलाफ सब कुछ इस्तेमाल किया। धूप धूप धूप, आग के गोले ग्रिम राक्षसों पर बारिश की तरह बरस रहे थे और उनके पास उनसे बचाव करने का कोई मौका नहीं था। केवल 3 8 सितारा सिल्वर एलीट राक्षस ही कम से कम एक आग के गोले से बचाव करने में सक्षम थे, लेकिन उनमें से भी केवल नेता ही सभी आग के गोले से सफलतापूर्वक बचाव करने में सक्षम था। उसी समय अन्य 2 8 सितारा सिल्वर एलीट की त्वचा के अंदर कई आग के गोले घुस गए थे। गिना शक्ति के ऐसे प्रदर्शन से अचंभित थी, लेकिन उसने जल्द ही देखा कि उन आग के गोलों ने ग्रिम राक्षसों को हल्की जलन देने के अलावा कुछ नहीं किया। ये देखकर उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ग्रिम मॉन्स्टर्स के साथ एक अजीब चाल खेली हो। तो सज्जनों, आपको मेरा छोटा सा शो कैसा लगा? अचानक एक आवाज सुनाई दी, ये स्पष्ट और कुरकुरा था और निश्चित रूप से मानव से। जीना ने केवल एक युवा व्यक्ति को देखा जो औसत दिखने के साथ हवा से नीचे चला गया। हालांकि वह साधारण दिख रहा था, उसकी आंखें नहीं थीं। वे गहरी और रहस्यमय थीं, जिसने उन्हें देखने वाले हर किसी को आकर्षित किया। वह धीरे धीरे हवा से चला, उसके पीछे ग्रेट स्वॉर्ड था और उसके कंधे पर एक गोल मटोल दिखने वाला प्यारा पक्षी था जो सभी ग्रिम मॉन्स्टर को एक व्यंग्यात्मक नजर से देख रहा था, जो बहुत आसानी से ध्यान देने योग्य था क्योंकि उस गोल मटोल पक्षी ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की थी। तुम कमीने, तुम हमारे साथ छोटी मोटी चालें चलने की हिम्मत कर रहे हो? 8 सितारा अभिजात वर्ग में से एक चिल्लाया और हवा में युवक की ओर बढ़ा। जीना ने उसे देखा और सोचा कि युवक उसकी बड़ी तलवार से बचाव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं किया सिवाय उसके कंधे पर बैठी छोटी चिड़िया की तरह ही उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ उसे देखने के। गिरना, उस युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा जब ग्रिम राक्षस उसके सामने पहुंचा और उस पर अपना ब्लेड घुमाने वाला था। आह! धप! जैसे ही युवक ने ये शब्द कहा, ग्रिम राक्षस जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा और उसके शरीर पर काली नसों की जगह चांदी की नसें आ गईं। ग्रिम मॉन्स्टर्स के नेता के चेहरे पर तब अजीब से भाव आए जब उसने मेरी तरफ देखा जो उसके सामने आया था। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वह मुझ पर हमला कर देगा क्योंकि वह इतना गुस्से में दिख रहा था, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा शांत हो गया और वह अपने अनुचर की तरह लग रहा था जो दर्दनाक दर्द से जमीन पर लौट रहा था। कुछ भी अजीब करने की कोशिश मत करो, इस दोस्त का पिछला हमला तुम्हारे अंदर ही हुआ था और अगर वह चाहे तो तुम्हारे अंदर की शक्ति को सक्रिय करके तुम्हें उड़ा सकता है। ग्रिम राक्षस ने अपने अनुचरों को याद दिलाया। मित्र, चूंकि तुमने अपनी क्षमता दिखा दी है, इसलिए मुझे इन मित्रों को तुम्हें देने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते तुम मेरे मित्रों से अपनी शक्ति वापस ले लो।
ग्रिम मॉन्स्टर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, क्या ये बिना किसी लड़ाई के शांतिपूर्ण समाधान है? यदि ये शब्द किसी अन्य ग्रिम मॉन्स्टर द्वारा कहे गए होते तो मैं एक क्षण के लिए उन पर विश्वास कर लेता, लेकिन जब लकड़बग्घा आदमी ने ये कहा तो मैंने इस पर विचार नहीं किया, विशेषकर जब ये शब्द डार्क वेन्स लकड़बग्घा आदमी द्वारा कहे गए थे। वे लकड़बग्घे जनजाति में सबसे अधिक क्रूर हैं। डार्क वेन येनमेन जनजाति कमांड येनमेन जनजाति की तरह ही दिखती थी। उनके पास समान धूलदार नारंगी फर और काले धब्बे थे, लेकिन आम येनमेन जनजाति के विपरीत इस येनमेन जनजाति के पूरे शरीर पर गहरे रंग की स्टील जैसी नसें थीं। इसी कारण से उन्हें डार्क हाइनमैन ट्राइब नाम मिला था। और ये स्टील जैसी काली नसें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये एक अत्यधिक रक्षात्मक उपाय हैं। उनमें उच्च अवशोषण गुण है, इसलिए यदि मैं ग्रिम मॉन्स्टर के शरीर पर हमला करता हूं तो मुझे उन काली नसों से टकराने से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमले की कुछ शक्ति को कम कर देंगी। माफ कीजिए, मैं इस जगह को आप सभी के लिए कब्रिस्तान बनाने की योजना बना रहा हूं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मरना। ये सुनते ही ग्रिम राक्षस के नेता के चेहरे पर भयंकर भाव आ गया और उसने अचानक मुझ पर अपना ब्लेड तान दिया तथा चिल्लाया, मरो। मुझे पहले ही पता चल गया था कि वह हमला करने वाला है, इसलिए मैंने अपनी पीठ से तलवार उतारी और उसके हमले का जवाब दिया। हालांकि मेरे शरीर में अब दिखाई देने वाले स्विर्लिंग आर्मर को सक्रिय न करने के कारण मेरी तलवार की गति थोड़ी कम है, यह अभी भी उसके हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। झनकार। इसका ब्लेड मेरे ब्लेड से टकराया और मुझ पर एक भयानक शक्ति आई। मुझे पता था कि अगर यह मेरे शरीर के अंदर घुस गया तो यह मेरे अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाएगा और मुझे खून उगलने पर मजबूर कर देगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही यह मेरे शरीर में घुसने वाला था, घूमता हुआ कवच पूरी तरह से मुझ पर आ गया, जिसने मुझ पर आने वाली सभी भयानक शक्तियों को बेअसर कर दिया। मैं अकेला नहीं था जो इस घटना से बच गया, लकड़बग्घा भी, और मेरी तरह उसे भी कुछ मदद मिली थी, और वह थी उसके शरीर पर मौजूद काली इस्पात जैसी नसें। ग्रिम राक्षस के अंदर प्रेषित मेरी तलवार के बल से उसके शरीर की नसें कंपन करने लगी और इस कंपन ने उस पर आने वाले सभी बल को कुचलना शुरू कर दिया। डार्क वेन्स हाइनामैन के पास सबसे बेहतरीन प्राकृतिक सुरक्षा है जो मैंने ग्रिम मॉन्स्टर में देखी है। ये बल के हमले को बेअसर करने में सबसे अच्छा है। वे अद्वितीय कंपन किसी भी बल को कुचल सकते हैं। इस डार्क वेन हाइनामैन को हराने का सबसे अच्छा तरीका इसके शरीर पर सीधा हमला करना होगा, केवल इसके मांस पर हमला करके ही मैं इसे मार पाऊंगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? ये डार्क वेन हाइनमैन उनकी कमजोरी को अच्छी तरह से जानता था। यही कारण है कि उन्हें रक्षात्मक युद्ध शैली में प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि वे अपने लाभ का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। शुरू से ही तीव्र हमले शुरू हो गए। हम दोनों जानते हैं कि हम में से केवल एक ही यहां से जीवित निकलेगा, दुर्लभ सदस्यों के साथ। इसलिए उस पर हमला करते हुए मैंने पीछे नहीं हटते हुए न केवल अपने घूमने वाले कवच की पूरी शक्ति का उपयोग किया, बल्कि गुप्त विधि का भी उपयोग किया। इन सभी का उपयोग करने का परिणाम ये दिखा कि अद्भुत प्राकृतिक बल कुचलने की क्षमता होने के बावजूद यह मेरे हमलों के कारण हिलने लगा, और मुझे इसकी लड़ने की शैली में दोष ढूंढने और इसके शरीर पर आक्रमण करने में अधिक समय नहीं लगा। कैस्केडिंग मिस्ट। रक्तरंजित ग्रिम राक्षस चिल्लाया और अगले ही क्षण इस्पात जैसी काली नसों में धुंध जैसी ऊर्जा बहने लगी और इसके साथ ही उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। हमें लड़ते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और इस 1 घंटे में मैंने इस ग्रिम मॉन्स्टर को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। स्टील की काली नसों से ढके हिस्से को छोड़कर सब कुछ खून से लथपथ हो गया था। पिछले 10 मिनट में मैं उसे मारने के बहुत करीब पहुंच गया था, और विशेष रूप से कुछ सेकंड पहले मैंने उस पर जो हमला किया था, जिसमें मैंने घाव को बड़ा कर दिया था, इससे ग्रिम राक्षस शायद इतना डर गया था कि उसने तुरंत अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग किया था। यदि मैं चाहता तो अपने रहस्यवादी कौशल से इस ग्रिम राक्षस को 1 घंटे पहले ही मार सकता था। यह इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी ग्रिम राक्षस को एक ही वार में मार सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। freewebnovel.com। ये ग्रिम मॉन्स्टर काफी शक्तिशाली है और मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके इसे मारना चाहता था। मिस्टिक मेथड शक्तिशाली है, लेकिन कोई इससे सीख सकता है। यह एक ऐसी इच्छा की तरह है जो तुरंत पूरी हो जाएगी और इसके लिए किसी को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन लड़ाई की शैली का प्रयोग अलग है। जितना अधिक कोई लड़ता है उतना ही वह इसमें बेहतर होता जाता है, और मुझे वास्तव में जितना संभव हो उतना लड़ने की आवश्यकता है, ताकि मैं जल्दी से अपनी ग्रेटेस्ट वॉर पर पकड़ बना सकूं और इसके बारे में अपनी समझ में सुधार कर सकूं।
जैसे ही उसने अपनी रहस्यमय विधि को सक्रिय किया, सफेद धुंध ग्रिम राक्षसों की इस्पाती नसों के माध्यम से बहने लगी और फिर उसकी तलवार को पूरी तरह से ढक लिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, पोह पोह पोह। इसने मुझ पर रहस्यवादी कौशल से हमला किया और मेरे पास इसके लिए केवल एक शब्द है, भयानक। राहेल की रहस्यमय विधि के अलावा, जो ग्रेड से ऊपर है, ये सबसे शक्तिशाली रहस्यमय विधि है जिसका मैंने कभी अनुभव किया है। इसने उसे इतनी शारीरिक शक्ति प्रदान की थी कि हर हमला मुझे ऐसा लगता था जैसे पहाड़ का वजन मेरे ऊपर टूट रहा हो। यह इतना शक्तिशाली है कि यह केवल एक चौथाई शक्ति के नुकसान के साथ मेरे घुमावदार कवच की रक्षा को पार कर गया था, और जैसे ही यह मेरे अंदर घुसा, इसने मेरे शरीर को तहस-नहस कर दिया। उस सफेद पदार्थ में ब्लेड जैसी विशेषताएं थीं, जैसे ही वह मेरे अंदर प्रवेश करता, मुझे सचमुच ऐसा महसूस होता कि वह मेरे अंगों को काट रहा है। हर हमले में मैं उछलकर दूर जा गिरने और मुंह में खून उगलने के खतरे में रहता। यह अच्छा था कि मैं ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड का उपयोग कर रहा हूं, जो मुझे हमलों की शक्ति को कम करने में मदद करता है। अगर मैं अपनी लाल तलवार का उपयोग कर रहा होता, तो मैं कई बार हवा में उछल जाता। हे, तुम्हें मेरी रहस्यवादी क्षमता कैसी लगी? मैं इससे तुम्हारे जैसे तुच्छ मनुष्य पर प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। अब न केवल तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, बल्कि तुम्हारी सांसें भी। तुम्हारे साथ निपटने के बाद मैं उन्हें तब तक प्रताड़ित करूंगा जब तक उनका दिमाग टूट न जाए। डार्क वेन हाइनमैन ने मुझ पर पागलपन की तरह हमला किया। कदम 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 पुह पुह। मैं हर हमले के साथ पीछे हटता रहा। यह मुझ पर इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि मुझे खुद को संभालने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि इसका अगला हमला होता। इतने जोरदार हमले से मेरा शरीर अंदर से टूट गया और मैं हर पल खून उगल रहा था। मैं अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग करके इस ग्रिम राक्षस को 1 मिनट में खत्म करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ग्रिम राक्षसों की यातना का अनुभव करना जारी रखता हूँ। कुछ सीखने के लिए मुझे कुछ कठिनाई सहनी होगी, और यह राक्षस मुझे जो दर्द दे रहा है वह ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे भी बदतर अनुभव किया है। बड़ी तलवार के पीछे छिपने के लिए तुम बहुत ही कछुआ हो। तुम एक इंसान हो तो मेरे हमलों का सामना करो। कुछ समय बाद ग्रिम मॉन्स्टर ने कहा। पहले तो वह मुझे मारने के बारे में काफी आशान्वित था, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि चाहे उसका हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं हमेशा उनसे बचाव करने में सक्षम था। इससे ग्रिम राक्षस हताश और चिंतित होने लगा है, क्योंकि वह रहस्यवादी कौशल का उपयोग हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकता है। इसके लिए एक निश्चित समय है। इससे पहले कि वह रहस्यवादी कौशल का उपयोग कर सके, उसे थोड़ा आराम देना होगा। गुप्त विधि की तरह कोई अनंत ऊर्जा रहस्यवादी विधि नहीं है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कर सकता है। यदि कोई रहस्यवादी विधि का संयम से उपयोग करता है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसका उपयोग करना चाहता है, तो इसके उपयोग की गति इसकी चार्जिंग की गति के बराबर होनी चाहिए, और इसके अलावा व्यक्ति को अपने शरीर की देखभाल भी करनी होगी, क्योंकि रहस्यवादी कौशल काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जब लोग रहस्य कौशल का उपयोग करते हैं, तो वे बीच में ऐसे ब्रेक लेते हैं जैसे कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, तब उन्हें वह कीमत चुकानी पड़ेगी जो वे वहन नहीं कर सकते। मरना मरना मरना। समय बीतता गया और मुझे मारने के उसके असफल प्रयासों से वह हताश होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपनी सीमा के करीब पहुंचता गया और उसे अपने रहस्यवादी कौशल का पुनः उपयोग करने से पहले काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सच कहूं तो मुझे खुद पर गर्व है कि मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स मिस्टिक मेथड के हमले के तहत खड़ा रहा। यह विधि बहुत शक्तिशाली है। अगर मेरे पास अभी मेरा पुराना शरीर होता, तो पहला हमला मांस के अग्नि पेस्ट में बदलने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। अगर मैं इसकी शक्ति की तुलना करना चाहूं तो यह उस रहस्यवादी विधि के बराबर है जिसका मैं अभ्यास कर रहा हूं। ये शक्ति इसके पहले स्तर के बराबर है। ये पहला स्तर है जो सामान्य ग्रे ऊर्जा का उपयोग करता है, न कि डार्क ग्रे ऊर्जा का, जिसे एक शोधन इंजन द्वारा केंद्रित किया जाता है। अगर मेरे पास संकेंद्रित ग्रे ऊर्जा नहीं होती, जो मेरे लेवल 1 की शक्ति को लेवल 2 के बराबर देती, तो मैं विधियों के पहले आदान प्रदान में ही राहेल को खो देता। राहेल को विरासत में जो विधियां मिली थीं, वे ग्रेड में सबसे ऊपर थीं, जो प्रत्येक विधि के साथ और अधिक शक्तिशाली होती गईं। सामान्य विधियां इसकी तुलना नहीं कर सकती थीं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ग्रिम मॉन्स्टर का प्रत्येक हमला मेरे लिए उस बल के नीचे खड़े रहने के लिए संघर्ष है जो मुझे दूर फेंकना चाहता है। ऐसे बमबारी के तहत मैं केवल स्थिर रह सकता हूं और बचाव कर सकता हूं, क्योंकि मेरा समय आएगा जब ये जल्द ही आएगा। तुम बहुत लचीले हो, है ना? देखते हैं कि तुम मेरी विधि की पूरी शक्ति के तहत कितने समय तक टिके रहोगे, उसने कहा और हमला कर दिया।
ब्लेड पर धुंध इतनी घनी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे हवा कोहरे के चारों ओर कंपन कर रही हो। मुझे पता है कि हमला बहुत शक्तिशाली है और मुझे इसे कुचलने के लिए अपनी रहस्यमयी विधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इसकी शक्ति का अनुभव स्वयं करना चाहता था। मैंने अपने शरीर में मौजूद हर शक्ति को बाहर निकाल दिया और अधिक शक्ति के लिए अपने भंवर कवच पर तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। झनकार। अंततः उसकी तलवार मन पर टूट पड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पहाड़ की ताकत से कुचला जा रहा हूं और मुझे पता था कि मैं किसी भी तरह से इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। पो बैंग बैंग बैंग। मैं पहाड़ जैसी ताकत से पीछे की ओर भागा, पेड़ों को कुचलता हुआ और रास्ते में खून की ढेर उगलियां करता हुआ।